नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में 20 अहम खबरों से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वन रक्षक भर्ती परीक्षा शनिवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रदेश के 5057 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा का आयोजन 2300 पदों के लिए हो रहा है। 2 दिन चलने वाली इस परीक्षा का आयोजन 4 पारियों में किया जा रहा है। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा में किसी भी तरह की नकल न हो सके, इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग की गई। हर अभ्यर्थी को परीक्षा देने जाने से पहले चेक किया गया। परीक्षा देने के बाद केंद्रों से बाहर आए अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान दिखी और उन्होंने क्वेश्चन पेपर को अपेक्षा मुताबिक बताया। प्रश्न पत्र में करंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य ज्ञान और गणित के प्रश्नों को भी तरजीह दी गई थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने सिलेबस के अनुरूप क्वेश्चन पेपर को पाकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं सरकार द्वारा करवाई जा रही विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर भी अभ्यर्थी संतुष्ट नजर आए। हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र के पर्व में लोगों ने जमकर हिस्सा लिया। प्रदेश की सभी 68 सीटों के लिए सुबह 8 बजे से ही लोग मतदान करने पहुंचने लगे। क्या आम क्या खास, हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आतुर दिखा। इस चुनाव में 412 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी दलों को सुनने के बाद मतदाताओं ने प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में बंद कर दी है। अब प्रत्याशी 8 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसी दिन चुनाव परिणामों के नतीजे आएंगे। चुनाव लड़ रहे सभी दल और प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार 7881 मतदान केंद्र बनाए गए। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशी गंग भी यहीं बनाया गया। ताशी गंग मतदान केंद्र समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा बनाता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों में बढ़ा हुआ स्मॉग अब राजस्थान के शहरों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। शनिवार सुबह प्रदेश के सबसे प्रदूषित क्षेत्र भिवाड़ी में AQI का स्तर 300 के आसपास रहा, जबकि राजधानी जयपुर में AQI का स्तर 230 को पार कर गया। सुबह से ही दिन भर राजधानी कोहरे, धुएं और स्मॉग की चपेट में रही, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम हो गई। जयपुर जैसा ही हाल राज्य के अन्य जिलों में भी और शहरों में भी देखने को मिला। फिलहाल 1 हफ्ते तक इससे राहत नहीं मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने होंगे। तेजी से फैल रहे प्रदूषण के कारण अलवर जिले में निर्माण कार्य आगामी आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह भिवाड़ी में उद्योग बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर और उत्तरी भारत की तरफ से आ रही प्रदूषित हवाओं की वजह से आप देखिए कि चारों तरफ हवाओं में प्रदूषण बढ़ गया है। दिवाली के बाद बढ़ती हुई ठंड के बाद में ये जो प्रदूषण है ये फिर से बढ़ने लगा है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसे ICP अखौरा त्रिपुरा से रवाना किया गया। रैली में 19 साइकिल चालक शामिल हैं, जो त्रिपुरा से दक्षिण बंगाल तक 2200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। सेक्टर जोवाई के DIG संदीप रावत और अन्य अधिकारियों ने मेघालय फ्रंटियर क्षेत्र में प्रवेश करने पर सभी साइकिल चालकों को माला पहनाकर रैली का स्वागत किया। उनके आवागमन पर बैंड शो का आयोजन किया गया। इसके साथ ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका आनंद साइकिल चालकों और क्षेत्र के सीमावर्ती आबादी ने लिया। BSF के अनुसार अपनी पूरी यात्रा के दौरान रैली सीमावर्ती आबादी के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने, सीमा पार अपराधों को रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने और नशीली दवाओं के उपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में संदेश देगी और युवाओं को सीमा सुरक्षा में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। रैली ने अब तक 420 किलोमीटर की दूरी तय की है। ये मेघालय में लगभग 245 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राष्ट्रीय एकता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देगी और सभी भारतीयों के बीच देशभक्ति और बंधुत्व का संदेश फैलाएगी, अधिकारियों को सूचित किया गया। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमी विरोध में उतर आए हैं। जन समस्या निवारण मंच ने मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया।
एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से जेसीबी मशीन से काटे जा रहे पेड़ों की कार्रवाई को रोककर पर्यावरण प्रेमी ने मामले में घोर आपत्ति दर्ज कराई है। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 के आसपास क्षेत्र में करीब 700 पेड़ों को डेवलपमेंट के नाम पर काटा जा रहा है। इस मामले में इन 700 पेड़ों के मुआवजे के तौर पर 4400 पेड़ दूसरे स्थान पर लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन पर्यावरण प्रेमियों ने मामले में विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि किसी भी एक स्थान के पर्यावरण को नष्ट करके उसकी भरपाई अन्य किसी स्थान पर करना किसी तरह की समझदारी नहीं है। ऐसे में इस स्थान के मुआवजे के तौर पर अन्य स्थान पर लगाए गए हजारों पेड़ इस स्थान पर हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ विरोध करने वाले पर्यावरण प्रेमियों के मुताबिक लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के लिए हर क्षेत्र में हरियाली और पेड़ों का अपना महत्व है। प्रदेश में पहले ही लगातार घटते वन एक चुनौती है। जालोर जिले के बागोड़ा और सायला क्षेत्र में एक बार फिर से टिड्डी का टेरर देखने को मिला है। सैकड़ों हेक्टेयर में खड़ी किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है। लगातार किसानों के खेतों में टिड्डी की ओर से बोले जा रहे हमले को लेकर किसानों ने तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर दवाइयों के छिड़काव और मुआवजे की मांग की है। पूरे मामले की जानकारी मिलने पर सायला उपखंड अधिकारी सूरजभान बिश्नोई की ओर से पटवारियों की अलग अलग टीमों को गांव में भेज दिया गया है। गांव में सर्वे कराया जा रहा है और किन गांव में किस तरीके से किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद किया जा रहा है उसकी एक रिपोर्ट मंगवाई गई है। जालोर जिले में पिछली बार पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने किसानों के खेतों को बर्बाद किया था। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार पाकिस्तान से लाखों की संख्या में आए टिड्डी दल के कुछ अंडे जमीन के अंदर रह गए थे, जो वापस से किसानों के खेतों में अटैक करना शुरू किया। हालांकि इन बातों को लेकर अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस बार भी पाकिस्तान से यह टिड्डी दल आया है या फिर यहां पर मौजूद अंडों से ही वापस उत्पन्न होकर किसानों के खेतों को बर्बाद कर रहा है। पहले मौसम की मार और अब बूंदी में मंडी प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण किसान परेशान है। मंडी प्रशासन के उदासीन के रुख के चलते समय पर किसानों का माल नहीं उठ पा रहा है। आलम यह है कि किसान अपनी ट्रॉलियों के साथ ही सड़कों पर खाने पीने और सोने को मजबूर हो रहे हैं। 2 से 3 दिनों तक जाम में फंसकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरी फसलों का पहरा लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है। मंडी प्रशासन की लापरवाही के कारण मंडी रोड पर 2 से 2.5 किलोमीटर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं दूसरी तरफ मंडी सचिव मोहनलाल जाट इसे जाम नहीं मानकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को वेटिंग में खड़े किए जाने की बात कह रहे हैं। मौजूदा हालातों को वो सिरे से नकार रहे हैं और उनका कहना है कि मंडी में संचालित इंदिरा रसोई में सुबह शाम उच्च क्वालिटी का खाना मिलने से किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के किसान अब इजरायली तकनीक सीख कर बागवानी करेंगे। हरदा पहुंचे इजरायली कृषि वैज्ञानिक यायर एशेल और इजरायली सरकार के एग्रोनॉमिक डेनियल हदाद ने खेतों का भ्रमण किया और किसानों से चर्चा की। दोनों ने कृषि विशेषज्ञ भारत के किसानों की तकनीक को जाना। भारत इजराइल मैत्री के 30 वर्ष पूरे होने पर हरदा जिले में आम और सब्जी उत्पादन का सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। सेंटर में किसान इजरायली कृषि तकनीक सीखकर उद्यानिकी खेती करेंगे। इजरायली खेती तकनीक से किसान कम पानी में बेहतर उत्पादन कैसे होता है ये जानेंगे। जिले के किसानों ने बताया कि दोनों वैज्ञानिकों ने उनसे चर्चा की और खेती के तरीकों को जाना। भारत में इजरायली दूतावास के कृषि वैज्ञानिक यायर एशेल ने कहा कि हर प्रदेश की तकनीक अलग होती है। उदाहरण देकर तकनीक को समझाया। जिले के कृषि उप संचालक ने कहा कि जिले में बनने वाले सेंटर फॉर एक्सीलेंस में किसानों के उत्पाद की मार्केटिंग के लिए भी कार्य होगा। उत्तराखंड के युवाओं को अब रोजगार से जोड़ने के लिए ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तराखंड के पहले ड्रोन सैटेलाइट सेंटर ITDC के शुभारंभ के साथ कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल शुभारंभ करते हुए कहा कि उत्तराखंड समेत अन्य पर्वतीय राज्यों में ड्रोन की उपयोगिता बढ़ी है। ड्रोन तकनीक से युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस तरह के कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी जरूरी है।
देहरादून में देश के पहले ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र और अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर युवा अपने देश और प्रदेश की प्रगति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आने वाले समय में प्रदेश के सभी जिलों में ड्रोन स्कूल खोलने की तैयारी है और हाल फिलहाल इन स्कूलों के लिए ट्रेनर्स को ITDA तैयार कर रहा है। देश में अभी तक 32 ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में केवल 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं। लेकिन ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड अब 13 ड्रोन स्कूल खोलने जा रहा है। प्रशिक्षण ले रहे इन युवाओं का मानना है कि आज के दौर में ड्रोन इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में विभागों के अलावा ड्रोन इंडस्ट्री से युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश एक आपदाग्रस्त राज्य है, यहाँ पर ड्रोन पायलटों की अधिक आवश्यकता है। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और शादियों में दूल्हे को चलने के लिए एक से एक कार आती है, लेकिन कैमूर में इन दिनों एक ऐसे हेलीकॉप्टर की मांग बढ़ गई है जो ना तो उड़ता है और ना ही चलता है। इसे बनाया है कैमूर के मोहनिया के रहने वाले एक मैरिज हॉल मालिक ने। 8 महीने की कड़ी मेहनत से अपनी वैगनार कार को हेलीकॉप्टर में तब्दील कर दिया है। उनकी मेहनत को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और शादी में ले जाने के लिए इसकी मांग की जा रही है। इन्हें कैमूर के अलावा आसपास के जिलों में भी ऑर्डर मिल रहे हैं। कार की बुकिंग 7,000 में की जा सकती है। कार मालिक के मुताबिक इसको बनवाने में लगभग 8 लाख रुपए की लागत आई है। कैमूर के इस कार मालिक का सपना था कि वो कुछ अलग करें। कारनुमा हेलीकॉप्टर को बनाने की योजना पर वो 2-3 साल से काम कर रहे थे, लेकिन कोरोना के चलते ही इनका ये प्रोजेक्ट लेट हो गया। लेकिन उन्होंने अपने सपने को पूरा किया और जब ये कार बनकर कैमूर में आई है, तब से एक आकर्षण का केंद्र लोगों के लिए बनी हुई है। उम्र 16 साल, 10वीं की छात्रा और कथक के साथ ही सांस्कृतिक नृत्यों में महारत हासिल। ऐसी है मध्य प्रदेश के देवास जिले की बेटी जपलीन कौर मक्कर, जिन्होंने न सिर्फ राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीते हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जपलीन को महाराष्ट्र के गोंडिया में हुए इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये सम्मान खुद मशहूर डांसर और एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने जपलीन को दिया। जपलीन बताती हैं कि उन्हें शुरू से ही कला के क्षेत्र में काफी उत्साह रहा है। जपलीन ने कथक के गुर अपने गुरु प्रफुल्ल सिंह गहलोत से सीखे हैं, जो देवास में ही एक नृत्य अकादमी चलाते हैं। इसी अकादमी से जपलीन का चयन एक फैशन शो के लिए हुआ था। फिर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी जीता। जपलीन की जल्द ही एक शॉर्ट मूवी में भी नजर आने वाली है, जिसमें वो मुख्य भूमिका में हैं। अंतर्राष्ट्रीय कथक अचीवर अवार्ड से सम्मानित होने के बाद उनके माता पिता भी गर्व महसूस कर रहे हैं। जपलीन की शॉर्ट मूवी पाखी भी जल्द आ रही है, जिसमें जपलीन मुख्य भूमिका में हैं। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के पास एशिया के सबसे बड़े पशु मेला होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन इस पशु मेले में बकरियों की भारी किल्लत से लोग काफी परेशान हैं। दूर दराज से सोनपुर मेला में अच्छी नस्ल की बकरी खरीदने आए लोगों को निराश होना पड़ रहा है। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि डेंगू के प्रकोप के कारण बकरी के दूध की काफी मांग बढ़ गई है। लगभग 600 रुपए किलो के रेट से बकरी का दूध बाजार में बेचा जा रहा है, जिसके लिए ज्यादा दूध देने वाली अच्छी नस्ल के बकरी की तलाश में लोग सोनपुर मेला आ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी अच्छे नस्ल की बकरी नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। वहीं मेले में मौजूद जिंदा बकरे का किलो के हिसाब से बिकना भी कौतूहल का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सोनपुर में राजस्थानी नस्ल की बकरी बेचने आए चांद बाबू का कहना है, डेंगू की वजह से बकरी की बहुत डिमांड है। गाड़ी से उतरते ही बकरी मेरी बिक गई है। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर चंद सेकंड के भीतर ट्रेन गुजरने ही वाली थी। इस बात से बेखबर एक वृद्ध महिला पटरियों से होकर प्लेटफॉर्म चेंज कर रही है। उसे तनिक भी खबर नहीं है कि सामने से मौत आ रही है। प्लेटफॉर्म के किनारे जाकर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। इधर ट्रेन महिला के काफी करीब आ चुकी है, लेकिन तभी महिला पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर देशराज मीना की नजर पड़ी और वो उसे बचाने के लिए निकल पड़े। महिला को पकड़कर तुरंत ऊपर खींचा, जिससे कि महिला की जान बच सकी। पटरियों के जरिए प्लेटफॉर्म बदलने की सख्त मनाही है। इसके लिए हर स्टेशन पर रेल ओवर ब्रिज बना होता है, जिससे यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाते हैं, लेकिन महिला पटरियों को ही क्रॉस कर रही थी। गनीमत रही कि तत्परता के कारण उसकी जान बच सकी।
नहीं तो असावधानी से उसकी जान भी जा सकती थी। टोंक जिले के निवाई इलाके में आज भी पीने के पानी की समस्या है। गंदा पानी पीने से कई बीमारियां होने का लगातार खतरा बना हुआ है। मेवाशीपुरा गांव में महिलाएं कई जतन कर पीने का पानी जुटाती हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन यहां आज भी लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा। बीसलपुर बांध वाले जिले में पीने के पानी के लिए इस तरह की तस्वीरें जिम्मेदारों को शर्मिंदा करने के लिए काफी हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ये महिला सड़क से गुजर रही बीसलपुर लाइन के लीकेज से पानी भर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर पंचायत से लेकर विधायक तक जानकारी दी गई, लेकिन सरकार आज तक पानी मुहैया करवाने में नाकाम साबित हुई है। ये तस्वीर सरकार के उन दावों को चिढ़ाती है जिनमें लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने का दम भरते हैं। झारखंड के गोमिया और पेटरवार प्रखंड सीमा क्षेत्र के दामोदर नदी किनारे स्थित झिरकी, खेतको, तेनुघाट, चापी गांव के समीप जंगल में पिछले 3 दिन से 35 से 40 हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। इस झुंड की एक हथिनी ने शावक को जन्म दिया है। हथिनी और उसके शावक का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान हाथी का झुंड भी जंगल में चहलकदमी करते हुए देखा गया। बच्चे को कोई किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए, इसलिए वो लगातार उसके आसपास बने हुए हैं। ग्रामीण और वन विभाग लगातार इन्हें भगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं कथारा ओपी पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा के मद्देनजर कथारा ओपी प्रभारी प्रिंस कुमार सिंह भी दल बल के साथ गश्त में लगातार जुटे हैं। वो लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। लोगों को घरों से नहीं निकलने, नदी किनारे नहीं जाने सहित कई निर्देश देकर सावधान किया जा रहा है। जैसलमेर के समसुदासरी रोड स्थित गोडावड़ ब्रीडिंग सेंटर में 3 सप्ताह के भीतर 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों की मौत ने संरक्षण के लिए हो रहे प्रयासों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिले में प्रजनन केंद्र में लगभग 1 वर्ष से उचित जल आपूर्ति नहीं हो रही है, जहां 9 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजों को रखा गया है। जानकारी के अनुसार 4 अगस्त से 16 सितंबर के बीच कई चरणों में सम से करीब 175 किलोमीटर दूर रामदेवरा के ब्रीडिंग सेंटर में GIB के चूजों को स्थानांतरित किया गया है। लेकिन जलदाय विभाग द्वारा 1 साल पहले रामदेवरा के इस ब्रीडिंग सेंटर में पानी की आपूर्ति के लिए लगाई गई हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइपलाइन के बिछाने के केवल 9 दिन बाद ही लाइन ने काम करना बंद कर दिया था। इसमें अलग अलग जगहों से पाइप लीक हो रहे थे, जिससे ब्रीडिंग सेंटर तक पानी की आपूर्ति नहीं हो रही थी। वन विभाग में अधिकारियों का कहना है कि पिछले 1 साल में विभाग द्वारा जलदाय विभाग को कई बार पत्र लिखकर ब्रीडिंग सेंटर में पानी की सप्लाई नियमित कर इस समस्या के समाधान की भी मांग की गई, लेकिन अभी तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। कोटा के महावीर नगर इलाके में पिछले दिनों 4 लोगों को घायल कर उत्पात मचाने वाले तेंदुए को वन विभाग ने अब दर्रा के जंगलों में आजाद कर दिया है। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद तेंदुए को वन्यजीव एरिया में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के आदेश अनुसार छोड़ा गया। पैंथर सप्ताह भर से अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में था। दरअसल रेस्क्यू के दौरान पैंथर के पैर में घाव हो गया था, उसका इलाज किया जा रहा था। पूरी तरह स्वस्थ होने की रिपोर्ट आने के बाद तेंदुए को रिलीज किया गया। 5 नवंबर को पैंथर महावीर नगर विस्तार योजना के सेक्टर 1 स्थित एक मकान में घुस गया था। उसने क्षेत्र में 4 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल किया था। तेंदुए के हमले से यहाँ के स्थानीय लोग लगातार दहशत में जी रहे थे। महावीर नगर इलाके से कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को रेस्क्यू किया गया। भरतपुर जिले की सेवर पंचायत समिति के गांव जघीना से राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिछले 1 महीने से जलभराव की समस्या के कारण बंद पड़ा हुआ है। स्कूल में पानी भरने और जगह जगह गंदगी जमा होने के कारण करीब 150 बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। फिलहाल उनको पंचायत के ही भवन में अध्ययन कराया जा रहा है और ऐसा पहली बार नहीं है। स्कूल में जलभराव की समस्या करीब पिछले 5 सालों से है और तभी से बच्चों को दूसरे भवन में अध्ययन कराया जाता है। फिलहाल स्कूल में करीब 1 महीने से पानी भरा हुआ
है। ऐसी ही स्थिति भरतपुर शहर के परिवहन विभाग कार्यालय के पीछे अना गांव में बने स्कूल की है, जहां पानी भरने के कारण बच्चों को मंदिर में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लंबे समय से प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोग कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देता। कोटा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल MBS चर्चाओं में है। 2 दिन से लगातार यहां कार्यरत सफाई कर्मी 2 घंटे से रोजाना कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। दरअसल अस्पताल में कार्यरत ठेका कर्मी और संविदा कर्मियों को समय पर वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। इससे नाराज संविदा कर्मी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और आंदोलन की राह पर हैं। अस्पताल प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को लगातार आश्वासन तो दिया जा रहा है कि जल्द ही सैलरी उनके अकाउंट में आ जाएगी, लेकिन सैलरी आ नहीं रही। इसी बात से नाराज संविदा कर्मियों ने शनिवार को MBS अस्पताल अधीक्षक के चैम्बर में घुसकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। हालांकि उस वक्त अस्पताल अधीक्षक अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं थे, लेकिन कर्मचारी वहीं बैठकर अस्पताल अधीक्षक का इंतजार करते हुए नारेबाजी करते रहे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। आगरा में एक नहीं बल्कि 2 ताजमहल हैं। आगरा में एक संगमरमर का सफेद ताजमहल है, वहीं दूसरी तरफ लाल पत्थर से बना लाल ताजमहल भी है। दोनों में यह समानता है कि दोनों ही मोहब्बत की निशानी कहे जाते हैं। यह मकबरा 100 से 200 फीट के दायरे में बना हुआ है। इस ताजमहल में असल के ताजमहल जैसे भूमिगत कक्ष भी हैं और 4 मीनारें भी हैं। इस मकबरे के चारों ओर 4 बड़े प्रवेश द्वार भी हैं। यह ताजमहल आगरा के भगवान टॉकीज चौराहे के पास है और इसे देश के सबसे पुराने रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान में देखा जा सकता है। इस ताजमहल को कब्रिस्तान के बीचों बीच बनाया गया है। इस लाल ताजमहल का निर्माण विलियम हेंसिंग की पत्नी ने अपने पति की याद में करवाया था। दरअसल विलियम हेंसिंग ने जब अपनी पत्नी के साथ पहली बार शाहजहां का बनवाया हुआ ताजमहल देखा था, तभी तय कर लिया था कि पति पत्नी में जो भी पहले जाएगा, दूसरा उसकी याद में ताजमहल बनवाएगा।